Subsection 1. A non-resident owner or the charter of an aircraft liable for tax under Section 7 or an agent authorized by the non-resident person for this purpose shall furnish to the Commissioner within 45 days from the last day of each quarter of the financial year a return in respect of quarter showing the gross amount specified in subsection 1 of section 7 of the non-resident person for the quarter। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो कि एक एयरक्राफ्ट का ऑनर है या फिर वो उसका चार्टर है, तो इस सूरत में और उसके जो एयरक्राफ्ट को टैक्स लग रहा है सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 की, तो वो खुद या फिर उसका एक अथोराइज एजेंट जो होगा वो हर क्वार्टर के एंड के बाद 45 डेज़ के अंदर एक रिटर्न फाइल करेगा कमिश्नर को, जिसमें वो बताएगा कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 के तहत उसकी कितनी ग्रॉस अमाउंट बन रही थी और फिर उस हिसाब से उसको टैक्स किया जाएगा। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? Where a return has been furnished under subsection 1, the Commissioner shall, after calling for such particulars, accounts or documents as he may require, determine the amount of tax due under section 7 by the non-resident person for the tax for the quarter and notify non-resident person in writing the amount of tax payable। अब बात यह है कि रिटर्न जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन की तरफ से आ गई या फिर उसके ऑथराइज एजेंट की तरफ से आ गई, तो कमिश्नर क्या करेगा? उसका टैक्स डिटरमिन करेगा, लेकिन सिर्फ उसकी दी हुई डिटेल के ऊपर कमिश्नर रिलाई नहीं करेगा। अगर वो चाहता है तो मज़ीद अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड भी वो मंगवा सकता है। तो इस सूरत में ये सारा जो डाटा है या जो रिकॉर्ड है ये कमिश्नर को प्रोवाइड किया जाएगा, और जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी या फिर इसके बगैर भी वो काम चला सकता है, तो कमिश्नर क्या बताएगा उसको कि भाई सब सेक्शन 7 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आपका इतना टैक्स बनता है और इस क्वार्टर का इतना टैक्स बनता है। तो फिर वो नोटिफाई करेगा उस पर्सन को, लेकिन नोटिफाई करेगा इन राइटिंग जितना टैक्स पेएबल होगा। The non-resident person shall be liable to pay the tax notified under subsection 2 within the time specified in the notice, and the provision of this ordinance shall apply to the tax as if it were due under an assessment order। अब बात यह है कि कमिश्नर की तरफ से उसको नोटिस चला गया कि आपने इतना टैक्स पे करना है, तो वो जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा उसने जो नोटिफाइड डेट होगी उसके अंदर ये पेमेंट करनी है, और फिर इस सिलसिले में जो रिकवरी प्रोसीजर लिए जाएंगे या उसकी जो टैक्स की जो हम कह सकते हैं लायबिलिटी होगी वो ऐसी ही होगी जैसा कि एक असेसमेंट ऑर्डर के तहत ये टैक्स डिटरमिन हुआ था। Where tax referred to under subsection 3 is not paid। अब बात यह है कि नोटिस नॉन रेजिडेंट पर्सन को चला गया कि आपने इतना टैक्स पे करना है, लेकिन वो नहीं पे करता। कितने अरसे तक? विद इन 3 months ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस। अब जब नोटिस सर्विस हो गया उसके 3 महीने, एक तो उसके अंदर डेट होगी कि फ़र्ज़ करें कि 15 दिन के अंदर पे करें, उस 15 दिन में भी नहीं पे किया और जो उस नोटिस के 3 महीने पूरे हो चुके हैं उस वक्त तक ये टैक्स पे नहीं किया गया। द कमिश्नर में इशू अथॉरिटी बाय होम द क्लियरेंस में बी ग्रांटेड to the 3 months of the service of the notice, the commissioner may issue to the authority by whom the clearance may be granted to the aircraft operated by the non-resident person a certificate specifying the name and of the non-resident person and the amount of tax due। अब इस सूरत में कमिश्नर क्या करेगा कि वो उस अथॉरिटी को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिस अथॉरिटी का काम बनता है उस एयरक्राफ्ट को क्लियरेंस देना। अब वो क्या करेगा? उसको क्लियरेंस नहीं इशू करेगा और इस तरीके से उस जहाज़ को वहाँ होल्ड कर लेगा, उसके जो जहाज़ हैं, और कमिश्नर उससे क्या बताएगा कि ये फ़लान नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसके ज़िम्मे इतना टैक्स ड्यू है। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो पाकिस्तान में इस तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी है, तो सिविल एविएशन अथॉरिटी को एक
सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये फ़लाने एयरक्राफ्ट कैरियर से या चार्टर से इतना टैक्स ड्यू है, तो वो उसको क्लियरेंस नहीं इशू करेगा। क्लियरेंस नहीं इशू करेगा तो डेफिनेटली उसके एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को लीव नहीं कर सकेंगे, तो टैक्स वो पे कर लेगा। अब ये है सब सेक्शन 5, द अथॉरिटी टू होम अ सर्टिफिकेट इज इशूड अंडर सब सेक्शन 4 शेल रिफ्यूज द क्लियरेंस फ्राम द एयरक्राफ्ट any aircraft in Pakistan to any aircraft owned or chartered by the non-resident until the tax due has been paid। असल में मेरे मोबाइल की स्क्रीन अभी तक मैं इसको रिपेयर नहीं कर सका, जिसकी वजह से थोड़ा सा देखने में इशू आ रहा है। और तो खैर यहाँ ये है कि जो मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है या ये कोई और अथॉरिटी भी हो सकती है जिसको ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, तो वो उस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान से जाने की जो एक क्लियरेंस होती है वो नहीं इशू करेगी। इस सूरत में आपको पता है कि टैक्स पे हो जाएगा। जब तक ये टैक्स पे नहीं होगा तब तक वो उसको क्लियरेंस नहीं इशू करेगा। असेसमेंट ऑफ पर्सन अबाउट टू लीव द पाकिस्तान। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है, वो कहीं जॉब के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं या फिर पाकिस्तान को परमानेंटली छोड़ने के लिए जा सकते हैं। तो इस सूरत में अब ज़ाहिर है साल का कुछ अर्सा तो उन्होंने गुजारा होगा, तो उसका टैक्स तो उनसे रिकवर किया जाएगा। तो ये सब सेक्शन 1 ये कह रहा है कि वेयर एनी पर्सन इज़ लाइकली टू लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ अ टैक्स ईयर और शॉर्टली आफ्टर द एक्सपायरी विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग पाकिस्तान। अब एक ऐसा शख्स है कि जो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है और साल चल रहा है। अब 30 जून को तो बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो 30 जून को ही जाएंगे, लेकिन वो इस साल के दरमियान में जा रहे हैं और उनका इरादा यह है कि हम वापस नहीं आएंगे। तो फिर ऐसे लोग क्या करें, ही शैल गिव द कमिश्नर अ नोटिस टू दैट अफेक्ट not less than 15 days before the probable date of his departure, hereinafter referred to as the said date। अब वो जो शख्स होगा जिस डेट को भी उसका प्रोग्राम है पाकिस्तान से जाने का, उससे कम अज़ कम 15 दिन पहले वो कमिश्नर को नोटिस देगा और जिसमें अपनी इंटेंशन बताएगा कि वो इस तारीख को पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपने 30 सितंबर को जाना है, तो कम अज़ कम आपको 15 सितंबर तक ये नोटिस दे देना चाहिए कि मेरा 30 सितंबर तक पाकिस्तान छोड़ के जाने का इरादा है। अब कमिश्नर का क्या करेगा भाई, कमिश्नर डेफिनेटली यही करेगा कि आपका जो पार्ट ऑफ द ईयर पाकिस्तान में गुजरा है, जो पहले 3 महीने गुजरे हैं या 2 हो सकते हैं, जितने भी हैं, तो उसमें कितना टैक्स आपका ड्यू बनता है। द नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 शेल बी accompanied by a return or returns of the taxable income in respect of the period commencing from the end of the latest year for which the assessment has been or which no assessment has been made और रिटर्न हैज़ बीन मेड। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़रा आप इसको देख लेना, लेकिन आम अल्फाज में ये कह रहा है कि भाई आप एक रिटर्न देंगे और वो जो रिटर्न होगी आपकी कब से स्टार्ट होगी, डेफिनेटली जो लेटेस्ट ईयर गुजरा है, जिस तरह कि अब लेटेस्ट ईयर जो गुजरा है वो था 2021 का था, जो कि 30 जून 2021 को एंड हो गया था। तो अब 1 जुलाई 2021 से लेके जो साल स्टार्ट हुआ है, फ़र्ज़ करें कि आज ही पाकिस्तान छोड़ के आप जा रहे हैं, तो आज नवंबर की डेट है, तो इन 3 महीनों का आपने रिटर्न दे देने। अब इस रिटर्न के ऊपर जो है ना वो क्या होगा कि टैक्स कंसिडर किया जाए कि क्या ये टैक्स इस पे बन रहा है, नहीं बन रहा, कितना टैक्स है, तो वो आपसे लिया जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 and 2 द कमिश्नर मे सर्व अ नोटिस ऑन एनी पर्सन हु in his opinion is likely to leave Pakistan during the current year or shortly after the expiry and has no intention of returning Pakistan to furnish such return as may be specified in such notice। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि ये तो था कि कमिश्नर को आपने ख़ुद ही बता दिया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आप ना बताएं और कमिश्नर के पास कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिससे वो ये बिलीव करेगा कि ये शख्स पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। तो अल्दो उसने कोई इंटेंशन नहीं शो किया है, लेकिन कमिश्नर की ओपिनियन में वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है और उसका वापसी का कोई इरादा नहीं है, तो इस सिलसिले में वो आपको एक रिटर्न फाइल करने का नोटिस कहेगा, वो इनकम्प्लीट ईयर की रिटर्न हो।
और अ रिटर्न ऑफ द टैक्सेबल, अब आपको 1 साल की भी कह सकता है, हो सकता है आपने पहले ही नहीं की होंगी तो आपको टैक्स और रिटर्न्स का भी कह सकते हैं कि पिछली रिटर्न भी साथ फाइल करें। और द टैक्स ईयर मतलब उस साल की होगी तो रिटर्न या फिर पिछले सालों की भी दी जा सकती है कि आप रिटर्न फाइल करें, जिस तरह कि सब सेक्शन 2 में आपको बताया गया था। बस फ़र्क क्या आता है कि सब सेक्शन 2 में आप अपने खुद आपने बताया था कमिश्नर को, इसमें यह होता है कि कमिश्नर आपको कह रहा है कि भाई आप रिटर्न फाइल करें क्योंकि आप मेरी ओपिनियन में पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। द टैक्सेबल इनकम शेल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट applicable to the relevant tax year, and all the provision of this ordinance shall so far as may apply accordingly। अब बात यह है कि इस आपने 3 महीने गुजारे, अब 3 महीने में आपको टैक्स रेट क्या लगेगा या बाकी रूल्स क्या लगेंगे, सेम जो उस साल के लिए जो टैक्स रेट प्रोमलगेट हुए हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे, क्योंकि आपको पता है फाइनेंस जो होता है वो जुलाई में आ जाता है, तो ये जुलाई में ये इसको अप्रूव हो जाता है, चाहे वो अगस्त में उसकी फॉर्मल अप्रूवल हो, लेकिन ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका था, इनएक्ट हो चुका था, तो आपके ऊपर भी वही लॉ अप्लाई होंगे, चाहे आप 3 महीने आपने गुजारे या 4 महीने गुजारें। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where on the basis of information received from any offshore jurisdiction, the Commissioner has reason to believe that the person who is likely to leave Pakistan may be involved in offshore tax evasion, or such person is about to dispose of any such asset, the Commissioner may। तो खैर अब यहाँ इस तरह है कि अब जो एक बंदा है जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है और बाद में पता चलता है कि उसकी कोई ऑफशोर कंपनी है या ऑफशोर एसेट्स हैं जिसको वो जो है ना सेल वगैरह कर सकता है या इसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ये जो है ना एक रीसेंट वो है, अगर आप देखें तो ये कब आया है, सब सेक्शन 1 जो आया है, सॉरी सब सेक्शन 1 नहीं, ये जो सेक्शन है ये आया है फाइनेंस एक्ट 2019 में आया, यानी कि जो रिसेंट थी नवाज़ शरीफ और इस तरह के जो बाकी लोग जो थे जो पनामा स्कैंडल में आए थे, सिर्फ ये मैंने पर्टिकुलरली इसके लिए नहीं बना था कि शायद प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के लिए बना था, लेकिन जो भी लोग इस तरह के थे जिसमें इन्वॉल्व थे, उनकी ऑफशोर कंपनीज थी तो या उनके कुछ एसेट्स थे, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, जिनके नाम पनामा में आए थे या फ्यूचर में भी इस तरह के नाम ज़ाहिर है फिर पता चल जाता है कि आएंगे। अगर आपके इस तरह के एसेट्स हैं और आप यहाँ से यानी कि पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे चांसेस है कि जैसे आप पाकिस्तान से निकले तो उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर लेंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे तो फिर आपको पकड़ना ज़रा मुश्किल होगा। तो कमिश्नर क्या कर सकता है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि एक ऐसा शख्स है जो कि पाकिस्तान को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है और उसके बारे में पता चलता है कि इसकी कोई ऐसे ऑफशोर एसेट्स हैं जिसको वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो कमिश्नर क्या कर सकते हैं, कमिश्नर में फ्रीज द डोमेस्टिक एसेट ऑफ द पर्सन इंक्लूडिंग एनी एसेट beneficially owned by the person for a period of 120 days or till the finalization of proceeding। अब बात यह है कि कमिश्नर उसको क्या कर सकता है कि इस सूरत में जो एसेट्स जो कि टैक्स पेयर के हैं पाकिस्तान के अंदर, डोमेस्टिक एसेट्स हैं, ज़ाहिर बाहर के एसेट्स के ऊपर तो डायरेक्टली उसको कंट्रोल नहीं होता, तो उसको फ्रीज कर सकता है और इन एसेट्स को कितने अरसे तक कर सकता है, या तो 120 डेज तक कर सकता है या टिल दी फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोसीडिंग, जब तक के प्रोसीडिंग जो है वो फाइनलाइज नहीं होती तो उस वक्त तक इसको वो फ्रीज कर सकता है। और इसमें से होगा क्या कि सिर्फ ये नहीं है कि जो है ना आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं या आपके ख़िलाफ़ जो चल रहा है असेसमेंट ऑर्डर तक ये फ़ाइनल हो गया तो बात ख़त्म हो गई है। देखिए असली बात हमने जो है ना उसको जो है ना असेसमेंट तो नहीं करनी होती, असली चीज़ तो ये है कि उसका टैक्स भी रिकवर करना है, बट नॉट लिमिटेड टू दी प्रोसीडिंग्स अंडर दी ऑर्डिनेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस विच एवर इज़ अर्लियर, अच्छा सॉरी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, और उसमें से ये है कि आपकी रिकवरी तक भी बात जा सकती है। ठीक है, जो भी पहले हुआ, फ़र्ज़ करें कि आपकी प्रोसीडिंग तो पहले ख़त्म हो गई लेकिन ये है कि रिकवरी नहीं हुई, तो तब तक वो एसेट फ्रीज ही रहेंगे।